हेलो साथियों, कैसे हैं। सुजान अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज थी, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन पे चल रहे थे, यूजी वाली। और उस यूजी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो फर्स्ट हमारा जो थ्योरम्स थे, जो हम इस टॉपिक पे चल रहे थे, तो उसमें हमने 3 थ्योरम कर लिए थे, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम और जो उसमें बचता है वो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगला है हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यानी कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अब शक्ति संचरण प्रमेय का मतलब क्या है, देखिए इसको समझिए, सिंपल सी बात है कि हमने थोड़ी देर पहले जब इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि कोई भी पावर सोर्स होता है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, तो उसके क्या होगा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसके सीरीज में क्या होगा, एक इम्पीडेंस होगा, ठीक है, और इंटरनल इम्पीडेंस जिसे कहते हैं। और उसी तरह से अगर करंट सोर्स है तो उसके क्या होगा, पैरेलल के अंदर एक इम्पीडेंस होगा। ठीक है। तो पावर सोर्स अगर मैं मान लीजिए वोल्टेज सोर्स लेकर चलता हूँ, ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई भी हमारा, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ लिया है ना, कि कोई भी अगर नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को मैं क्या कर सकता हूँ, उस नेटवर्क को मैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक एनर्जी सोर्स और एक उसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से कोई हमारे पास सर्किट है जिसमें एक पावर सोर्स है। पावर सोर्स जो है वो पूरा मिला के है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, पावर सोर्स है। ये पावर सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। और यहाँ जो है हम क्या ले रहे हैं, लोड ले रहे हैं। ठीक है। ये भी क्या होगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इम्पीडेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, या फिर यह कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, है ना। नॉर्मल अगर जनरल कहें तो क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ये इम्पीडेंस। ठीक है। अब आगे देखिए कि अब ये पावर थ्योरम क्या कहता है, ये पावर थ्योरम ये कहता है कि ये जो इम्पीडेंस है, तो इस इम्पीडेंस को अगर मैं लिखूंगा तो इम्पीडेंस किस तरह से लिखते हैं कि जेड इक्विवेलेंट जो होगा मेरे पास वो होगा, एक रेजिस्टेंस हो सकता है उसमें आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और प्लस उसके साथ में क्या होगा, एक इम्पीडेंस होगा। अब इम्पीडेंस कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, इम्पीडेंस कौन सा होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कि सर्किट में क्या है, दोनों हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ से जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो इम्पीडेंस है वो पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इंडक्टर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए ये क्या होगा कि रजिस्टर वो होगा, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस वाला होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव अगर रिएक्टेंस होता तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाता। ठीक है। तो जनरल में जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, जनरल हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये मेरा क्या है, ये जो है ये होगा मेरे पास कुल मिला के इस जो है हमारा जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो उसकी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, लोड, लोड की इक्वेशन क्या होगी, लोड में भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस प्लस एक इम्पीडेंस होगा। ठीक है। एक रेजिस्टेंस और एक क्या होगा, इम्पीडेंस। तब ये थ्योरम ये कहता है कि ये जो बैटरी है या पावर सोर्स है, ये पावर सोर्स जो है वो लोड को मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर करेगा जब इसके जो ये क्या हो, यानी कि इंटरनल इम्पीडेंस और जेडएल ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो। क्या हो, कॉन्जुगेट हो। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी हो। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं कि a प्लस आयोटा बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा बी, हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या कहना चाह रहा है कि ये अगर मैक्सिमम पावर अगर इस बैटरी से हमें चाहिए, हम इस लोड पर क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या है, तो फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन क्या है, जेड इक्विवेलेंट एंड जेडएल आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये कंडीशन कि जेड इक्विवेलेंट और जेडएल क्या होना चाहिए, एक दूसरे के संयुग्मी होने चाहिए। अगर संयुग्मी होंगे तो क्या होगा, ये हिंदी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, संयुग्मी। तो संयुग्मी होगा तो संयुग्मी का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर देखते हैं तो अभी संयुग्मी में मैंने क्या लिखा था कि a प्लस आयोटा बी, इसका संयुग्मी क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल पार्ट है वो तो को लेना चाहिए। तो संयुग्मी होने के लिए क्या कंडीशन हो गई कि मेरा आर इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, आर एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और एक्स इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एक्स एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन है
है ना, ये दिमाग में रखनी है आपको मैक्सिमम पावर के लिए। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो पावर इसको ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे कि पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या देंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी कितनी। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए। ठीक है, पावर ट्रांसफर टू लोड। ठीक है, लोड को पावर कितनी ट्रांसफर होगी, तो वो होगी पी एल मैक्सिमम। इसे क्या लिख देता हूं मैं, पी एल मैक्सिमम इज इक्वल टू, नॉर्मली क्या होता है आपके पास ई गिवन होगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, वैसे तो क्या होता है पावर जो होती है क्या होता है, पी इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, लेकिन हमारे पास आई नहीं, हम किस पे जा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो हमें ये गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये पावर कितनी हो जाएगी, वी इक्विवेलेंट स्क्वायर। ठीक है, वैसे क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL। ठीक है, कितनी होगी 4 RL। ये पावर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी, किसको किसको ट्रांसफर होगी ये पावर होगी लोड को। दिमाग में क्या रखना है, लोड को पावर जो ट्रांसफर होगी वो होगी। और टोटल पावर इसकी कितनी होगी सोर्स की, क्योंकि देखो पावर जो है जब ये करंट फ्लो करेगी तो पावर यहाँ पे भी तो डिसिपेट होगी और यहाँ पे भी तो होगी। कुछ जब आपके पास दोनों तरफ इंपीडेंस है तो क्या होगा, ये जो टोटल पावर जनरेट करेगा, टोटल पावर जो सर्किट को देगा, वो पावर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन दोनों के बीच में, और दोनों क्या आ रहे हैं लगभग ये देखिए ना, रेजिस्टेंस कितने हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों में क्या होगी, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो आधी पावर तो यहाँ पहुंच गई। अब ये देखिए पावर जनरेट कितनी होगी, ये देखना, पावर जनरेट बाय सोर्स, दोनों चीजें डिफरेंस है, हाँ डिफरेंट है, दोनों चीजें दिमाग में रखना। ये दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। देखो गड़बड़ मत करके आ जाना। ठीक है, ये अक्सर गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे मैंने देखा है ऑप्शन के अंदर बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, हर कोई इसका आंसर लगा के आता है। पावर लोड को जो ट्रांसफर हो रही है वो ये हो रही है। अब देखना पावर सोर्स को कितने ट्रांसफर होगी, तो सोर्स जो जनरेट कर रहा है पावर, ठीक है, पी मैक्सिमम कह देता हूं मैं उसे, वो जो पी मैक्सिमम है वो कितनी है सोर्स से, दोनों में अलग अलग है ना, वो हो जाएगी ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2 RL। ठीक है, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन 2 RL, दो चीजें हैं, दोनों दिमाग में रखना। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, तो आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि पावर ट्रांसफर टू लोड, यानी कि ये जो है इस सोर्स से लोड पे कितनी पावर आएगी, तो लोड पे आएगी इतनी पावर आएगी। ठीक है, तीसरा ये पावर कितनी जनरेट करेगा, तो पावर कितनी जनरेट करेगा वो वाली, तो सोर्स कितनी पावर दे रहा है सर्किट को, ये दे रहा है, लोड पर कितनी पहुंच रही है, ये वाली पहुंच रही है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इसको, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन उसके बाद में सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे कहीं मैं क्वेश्चन देखता हूँ, तब तक आप एक बार इसको लिख लीजिए। नॉर्टन थ्योरम के क्वेश्चन हैं और थेवेनिन का है। ये क्वेश्चन गिवन है, चलिए ये देखते हैं। ये भी लोड के प्रतिबाधा के मान का घटक ज्ञात कीजिए, ये भी इसमें नहीं है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ न्यूमेरिकल, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए सारी चीजें। मैक्सिमम पावर, वैसे इसमें कोई क्वेश्चन गिवन है नहीं ऐसा सिंपल सा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन ये मैं खुद ही बना के देख देता हूँ कि आपके पास ये सपोज करिए कोई इक्वेशन है जिसमें जेड इक्विवेलेंट और इसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, कि मान लीजिए
जेड इक्विवेलेंट जो है वो 120 माइनस जे 50 ओम ये गिवन है आपको, ठीक है। ये क्या है आपके पास, जे इक्विवेलेंट गिवन है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम पावर इस लोड को ट्रांसफर होने के लिए जेडएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जेडएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप देखिए जेडएल में हमने क्या कहा था कि ये जो है, ये जो इसका क्या बोल सकते हैं कि रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 120 वोल्ट, ठीक है, प्लस अब ये क्या होना चाहिए, ये जो पार्ट है क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो जैसे आप 50 लोगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव 50 लोगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट ये बन गया। ये जेडएल की जो क्या होगी वैल्यू हो जाएगी ओम में, ठीक है। अब कितनी होगी, तो कितनी होगी, मान लीजिए कितना दे रखा आपको, ये गिवन है 100 वोल्ट, ठीक है, कितना गिवन है 100 वोल्ट गिवन है। उस केस में पावर लोड को कितनी ट्रांसफर होगी, तो PL इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, 100 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इससे डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम जाएगा, ठीक है। इसमें 12 से डिवाइड कर दोगे तो जा सकता है क्या, और छोटा कर दीजिए इसको, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 से ही होगा, सॉरी 2 से होगा, तो ये हो गया हमारे पास 6, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 125, ठीक है। तो कुल मिला के 125/6 इसकी आप वैल्यू निकाल लेना, वही क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी वोट में, ठीक है, निकाल सकते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। देन उसके बाद के अंदर ये जाएगा नहीं, तो ये 0.6 में 6 टाइम नहीं 8 टाइम, सॉरी 0.8, तो 20.8 वोट जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो पावर क्या होगी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, हो गया। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन पड़ेगा वो कहाँ से पड़ेगा, इस वाले से, ये जो है ना ये वाला कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो जो थ्योरम वाला पोर्शन है वो आपके करीब करीब कंप्लीट हो गया है, और थ्योरम से इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो थ्योरम से आपको पूछे नहीं जाएंगे। ऐसा तो बहुत सारी इसकी कॉर्डलरीज है, छोटी छोटी थ्योरम्स है, और उनसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मेनली जो है ये 4 थ्योरम जो है, 4 में से भी 3, ठीक है, क्योंकि अध्यारोपण जो थ्योरम है आपकी, वो अध्यारोपण थ्योरम यानी कि सुपरपोजिशन जो थ्योरम है उससे मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, हाँ। तो सिंपली जो है थेवेनियन, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसी के अंदर जो है एक जब हम ये पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और ये सब, तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, और उसमें हम मैक्सिमम लोगों के मैंने देखा कि जेड पैरामीटर जब आपको देखो, जेड पैरामीटर वो जो थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं वो फॉर्मूला सबको याद होता है, ठीक है, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल करना पड़ता है तब जाके हमारी वो जो है सारी की सारी थ्योरी पढ़ी हो वो धरी की धरी रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसका मैं जरूर आपको करवाना चाहूँगा, ठीक है। उससे पहले एक स्टार डेल्टा वाला कन्वर्जन है वो भी आता है, और स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो है मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखा पूछा हुआ, लेकिन क्योंकि कई बार अगर पूछा जा सकता है तो आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, वो आपको याद करना है, ठीक है। स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन है कैसे है कि मान लीजिए ये आपके पास टी और पाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास Z1, इसको वही दे देता हूँ नाम जो इसमें दिए हुए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे हमें, Z1, Z2 और Z3, ठीक है। ये इस तरह की सर्किट है हमारा 1 1 और 2 2, इसको टी टाइप भी बोलते हैं या स्टार बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। पाई नेटवर्क जो होगा या डेल्टा जिसे बोलेंगे वो कौन सा होगा, ये वाला 1 1 इक्विवेलेंस है दोनों। अब इक्विवेलेंस होगा तो किस केस में कैसा होगा वो हम देखना चाह रहे हैं। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो ZA, ZB और ZC है, ZA, ZB और ZC, ठीक है। तो अगर ये गिवन है वो फाइंड आउट करना, या वो गिवन है ये फाइंड आउट करना, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। अब वो याद रखने की जो ट्रिक है वो आपके पास आराम से अभी देखेंगे अपन इसके वैल्यू, तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर Z1 निकालना मुझे उसकी फॉर्म में, तो Z1 उसकी फॉर्म में निकालना तो क्या होगा, तो सिंपली हो जाएगा ZA ZB डिवाइडेड बाय ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है। Z2 निकालना है मान लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर ये आपको गिवन है ना, समझना इस चीज़ को, ये आपको गिवन है और इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें,
पाई से टी में, या फिर कह सकते हैं कि स्टार से किस में करना है, सॉरी डेल्टा से किस में करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो उस स्टार में जब कन्वर्जन करोगे तो कैसे होगा, इस तरह से होगा। अभी दोनों का लिखा दूंगा मैं आपस में ना। तो ये आपको सीधे सीधे याद करना है, तरीका जो भी है। ए बी वाला है तो ए बी में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा नीचे, क्योंकि आप देखो कुल मिला के जेड है ना। तो जेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, जेड होनी चाहिए। तो दो मल्टीप्लाई में हो रहे तो नीचे क्या होगा, सिंगल सिंगल प्लस होगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो ये क्या है, ओम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम, तो ओम स्क्वायर से ओम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओम मिलेगा। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सी है ना, जेड बी सी डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस जेड बी प्लस कैसा है देखो सॉरी, यहाँ से आप देखिए Z1 निकालना था तो इसका मतलब 1 1 वाला केस, ठीक है। ये वाला केस लूंगा तो यहाँ देखो कौन कौन से कनेक्शन में आ रहे हैं इसके, ये दोनों कनेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चलेगा, ठीक है। दूसरे पे किस पे जा रहा हूँ, Z2 में क्या हो रहा है, Z2 यानी कि इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए क्या लिया, ये वाली चीज आ गई, ठीक है। इसी तरह से Z3 दोनों का जो कॉम्बिनेशन क्या बचा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, बचा कौन सा कॉम्बिनेशन बताओ, ए सी। तो क्या हो जाएगा, जेड ए और जेड सी डिवाइडेड बाय जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। अब उधर वाले में चलते हैं, ठीक है। तो उधर वाले में चलते हैं, तो उधर वाले में क्या निकालना है, जेड ए जेड बी और जेड सी, ठीक है। उसमें जस्ट इसका उल्टा, यहाँ क्या हो रहा था, सब आपस के अंदर एक एक है ना, दो रेजिस्टेंस लेके मल्टीप्लाई हो रहे थे, उसमें क्या आपस में तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ऊपर वाला। इस बार इसमें क्या था, नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा था, उसमें ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो आप देखिए, जब आप जेड ए निकालेंगे तो क्या होगा, Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z, ये फिक्स रहेगा। ऊपर वाला जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस जेड ए के अंदर जो है आप लोगे Z2 को, क्या लोगे, Z2 को। जेड बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। चलो ये मैं सारा एक साथ लिख देता हूँ, है ना, जो कॉमन है वो Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1, ठीक है। बस इसके डिवाइड में क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो जेड बी के डिवाइड में आएगा Z3 और कौन सा बचा, Z1। कैसे याद रखोगे, इस वाले केस के अंदर जब ये फाइंड आउट करते हो, तो जब ये चीज लोगे तो इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि आप क्या चाह रहे हो, जेड ए चाह रहे हो, तो जेड ए चाह रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें उल्टा जाना है, ठीक है। जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसमें कनेक्टेड कौन सा नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो वो यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है। बी में जाते हो तो बी तो बीच का है, छोड़ो, फिर उधर जाओ सी में कौन कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ देख रहे हो तो सी में कौन कनेक्टेड नहीं है, Z1 कनेक्टेड नहीं है, तो Z1 क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। इसका उल्टा, वहाँ तो क्या था, जो आ रहा कनेक्शन में वो लेना है, यहाँ क्या जो कनेक्शन में नहीं आ रहा वो लेना है, ठीक है। जो कनेक्शन में नहीं आ रहा होगा जेड, बाकी बचा हुआ इसमें आ ही जाएगा, क्योंकि बी बीच का है तो इसमें क्या आ जाएगा, बचा कौन सा आपने 2 बचा, तो Z3 बचा तो बीच का बीच में आ गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ये कुछ याद रखने के इसके तरीके हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके याद रखने के तरीके। अब आप किस तरह से याद रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। अभी तक मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कभी देखा नहीं, लेकिन क्योंकि कोर्स में तो है तो अपन लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला याद करने में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, क्या पता पूछ ले तो हम इस तरह से आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इसका न्यूमेरिकल कराने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल है। इसमें अगर मैं Z1 Z2 की इनकी सबकी वैल्यू दे दूँ और देन उसके बाद में जो है अगर सोल्व करना चाहूँ तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू रख के गुणा भाग करने जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हम करेंगे पैरामीटर में, ठीक है। अब हम आते हैं पैरामीटर में, है ना। तो हमारे पास 3 तरह के पैरामीटर हैं, मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ तीनों को, ठीक है। तो मैं ये एक लाइन, ठीक है, थोड़ा सा और कर देता हूँ बोर्ड को, क्योंकि देखो तीनों को अगर समझ, ये क्या है, समझने का पार्ट है। अगर आप समझ जाओगे ना एक बार, ठीक है, कि उसका मतलब क्या है, तो आराम से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो बोर्ड के मैं 3 पार्ट कर लेता हूँ, तीनों पैरामीटर को एक साथ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे हम किस पे, जेड पैरामीटर पे, है ना। यहाँ चलेंगे वाई पैरामीटर, ठीक है, और यहाँ चलेंगे एच पैरामीटर, ठीक है। तो वाई और जेड, तो जो हमारे पैरामीटर है वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी मैं आपको एक नेटवर्क बना के बताता हूँ, देन उसके बाद हम इसको समझते हैं ना। सबसे पहले आप इसको समझिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अंदर उसके क्या है मुझे नहीं पता, है ना।
तो ये कौन सा है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है। कौन सा है, 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो टर्मिनल इसके 2 इनपुट टर्मिनल होंगे और 2 क्या होंगे, आउटपुट टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इनपुट टर्मिनल में बात करता हूँ इस वाले केस में, जो भी है यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ पे जो भी है मेरे पास एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलती है कितनी है, इन टर्मिनल के बीच में V1, और करंट कितनी है मेरे पास I1। सिमिलरली यहाँ करंट कितनी है I2, और वोल्टेज कितना है V2। ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर जो है 4 मेरे पास पैरामीटर्स हैं, है ना। तो 4 पैरामीटर में से मैं 2 को क्या मानूंगा, डिपेंडेंट, और 2 को मानूंगा दो को तो मानूंगा मैं वेरिएबल, और 2 को मानूंगा उनका फंक्शन। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन पैरामीटर्स को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं जेड पैरामीटर। ठीक है, तो जेड पैरामीटर का मतलब क्या है, जेड पैरामीटर का मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ये फंक्शन हुआ किसका, करंट का, यानी कि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो गया कि V1 जो है वो फंक्शन है किसका, I1 और I2 का। सिमिलरली V2 जो है फंक्शन किसका है, I1 और I2 का। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब हमारा जो है करंट जो है वो क्या है, वो डिपेंड करते हैं किस पे, वोल्टेज पे। इसका मतलब वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज वेरिएबल है और वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है करंट। ठीक है, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या है कि करंट जो है वो फंक्शन है किसका, V1 V2 का, और I2 भी फंक्शन है, तो ये 1 और 2 फंक्शन किसका है, V1 V2 का। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी देखते हैं इसकी डायमेंशंस, देखते हैं कि डायमेंशंस क्या आएगी, जब सॉल्यूशन करेंगे तब मैं उनको बताऊंगा। उसके बाद में अब इसमें उल्टा चल, तीसरा केस क्या हो सकता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड में मिक्सचर भी तो हो सकता है। मिक्सचर क्या हो सकता है कि एक वोल्टेज और एक करंट हो, वो तो वो हो जाए, क्या बोलते हैं कि पैरामीटर हो जाए, या फिर कह सकते हैं वेरिएबल हो जाए। ठीक है, और बाकी 2 जो है वो क्या हो जाए, इसके डिपेंडेंसी वाले हो जाए। तो ये वाला केस जो हाइब्रिड वाला केस, ये कहाँ यूज आता है, हाइब्रिड वाला जो केस आपके यूज आता है वो आता है आपके ट्रांजिस्टर में। किस में यूज आता है, ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि जो V1 है वो फंक्शन होगा किसका, I1 और V2 का। ठीक है, किसका होगा, I1 और V2 का। क्योंकि आप देखिए ट्रांजिस्टर में जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, यानी कि ग्राफ बनाते हैं, अभिलाक्षणिक बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इनपुट वाले जब अभिलाक्षणिक बनाते हैं तो आउटपुट की करंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट, और इनपुट में वेरिएशन करते हैं वोल्टेज और करंट में, उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलती है। जब आउटपुट वाले ग्राफ बनाते हैं तब क्या करते हैं, आउटपुट वाले जब ग्राफ बनाते हैं तो इनपुट की जो करंट है उसको आप फिक्स करते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद में आउटपुट में ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ यूज आएगा। तो ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है ये ट्रांजिस्टर में खूब हम पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि पढ़ के आए हो वैसे तो I2 जो है वो किसका फंक्शन होगा, वो हो जाएगा I1 और V2 का। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मिला के जो एक 4 पोर्ट नेटवर्क है, उस 4 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर्स जो है वो इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए मैं इनका डिफरेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्योंकि 2 का फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल डिफरेंशिएशन जो होगा वो मिलेगा आपको पार्शियल की फॉर्म में। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशिएशन अगर हम इसका करते हैं तो क्या मिलेगा, पार्शियल की फॉर्म में, तो क्या मिलेगा, dV1 इज इक्वल टू, यहाँ फंक्शन किसका है, फंक्शन V1 है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल V1 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 ओवर डेल I2 dI2। दूसरे का करेंगे तो डेल V2 इज इक्वल टू डेल V1 ओवर डेल V2 डेल V2 ओवर डेल I2 D1 प्लस डेल V2 ओवर डेल I2 dI2। ठीक है, ये क्या होगा इसका टोटल डेरिवेटिव। सिमिलरली उसका टोटल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, dI1 इज इक्वल टू डेल I1 ओवर डेल V1 dV1 प्लस डेल I1 ओवर डेल V2 dV2 dI2 इज इक्वल टू डेल I1 ओवर डेल V1 dV1 डेल I1 2 चलेगा ना, ये 1 to 1 2 में थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं गच्चा नहीं खा जाओ मेरी तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dV1 तो क्या हो जाएगा, डेल V1 ओवर डेल I1। इसमें थोड़ा और ज़्यादा कॉन्शियस रहना क्योंकि उल्टा है सब कुछ, I1। ठीक है, प्लस डेल V1 ओवर डेल V2 dV2। नेक्स्ट I है ना, हाँ, dI2 इज इक्वल टू डेल I2 ओवर डेल I1 dI1 प्लस डेल I2 ओवर डेल V2 dV2। कोई समस्या नहीं है,
बीएससी की जो आपकी पार्शियल डेरिवेटिव वाली बुक है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। टोटल डेरिवेटिव जब दो का फंक्शन होता है तो इस तरह से हम इसको करते हैं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, किसको, डेल V1 ओवर डेल I1, तो क्या होगा, V अपॉन आई क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट क्या होगा, बताओ मुझे। तो ये होगा मेरे पास, इसे मैं डिफाइन करूंगा Z11 से, और ये क्या होगा बताओ, V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक इम्पीडेंस है। अगर रेजिस्टेंस तो क्या है, सिंपल R है, और इम्पीडेंस का मतलब क्या है, वो भी ओम में होता है ना, तो वो दोनों का मिक्सचर हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीटेड सर्किट है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। तो इसका मतलब Z11 क्या है, मेरी इम्पीडेंस है। ठीक है, इम्पीडेंस कब है, ये तब आपको मिलेगी जब I2 इक्वल टू क्या हो जाए, 0, है ना। चलो मैं इसको एक बार और थोड़ा सा और आगे सोल्व कर देता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ इसको Z11 वगैरह, है ना। तो मान लीजिए मैं इसको V1 से डिनोट करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा Z11 I1 प्लस Z, है ना। इसको मैं I1 की जगह चेंज इन करंट है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, Z12, ठीक है, 12, तो Z12 और I2। सिमिलरली अगली इक्वेशन को लिख देता हूँ, V2 इज इक्वल टू Z21, है ना, Z21 I1 प्लस Z22 और I2। अब इसी को समझते हैं, उनको भी छोड़ते हैं एक बार। तो Z11 क्या होगा, तो Z11 वो होगा कि V1 अपॉन I1, क्या होगा, Z11 होगा V1 अपॉन I1, और किस केस में, जब I2 इक्वल टू कितना हो, 0। ये कब हो सकता है, जब I2 इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 11। अब समझना इस चीज को, किसी भी सर्किट में करंट 0 होने का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट 0 होने का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्किट में करंट 0 होने का मतलब है कि वो क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, क्योंकि क्लोज सर्किट में करंट कभी 0 नहीं होती, ओपन सर्किट में क्या होती है, 0 करंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, और दूसरी बात V1 अपॉन I1 क्या हुआ, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इम्पी का मतलब इम्पीडेंस समझ लेना। तो इनपुट इम्पीडेंस है व्हेन इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, है ना, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि I2 कितनी है, 0, व्हेन, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन I2 इक्वल टू 0। तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, है ना, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I2 इक्वल टू 0। इसी तरह से आगे डिफाइन करिए, 12 क्या होगा, जब I1 इक्वल टू कितने हो जाए, 0, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन, ठीक है, व्हेन I1 इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगी तो ये पार्ट हट जाएगा, तो Z12 क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या है, करंट फिर से 0 है, तो क्या लिखेंगे, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ, बार बार वही चीज चलेगी, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ किसका, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि करंट 0 है। ठीक है, व्हेन ओपन सर्किट, व्हेन I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इनपुट नहीं है, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, बार बार ये नहीं होगा। अब इनपुट नहीं है, अब क्या है, V1 अपॉन I2, है ना। तो एक तो है इनपुट का पार्ट और दूसरा कौन सा है, आउटपुट का पार्ट। ठीक है, जब एक इनपुट का पार्ट है और दूसरा कौन सा है, आउटपुट का पार्ट है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बताओ देखें, उस चीज को क्या बोलेंगे, बताओ। एक है इनपुट का पार्ट और दूसरा क्या है, आउटपुट का पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर इम्पीडेंस। अब ट्रांसफर भी कौन सा है, फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, ट्रांसफर दो तरह की, फॉरवर्ड ट्रांसफर और रिवर्स ट्रांसफर। इनपुट से आउटपुट जाते हैं तो क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफर, और आउटपुट से इनपुट आते हैं तो रिवर्स ट्रांसफर। यहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 होने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफर, है ना। तो ये क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये चीज दिमाग में रखना ना, नाम भले दिमाग में नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये दिमाग में रहना ना, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूं मैं इसको, ये क्या होगा मेरा, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, लिख लेना आप, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, ऑफ ओपन सर्किट, वही चलेगा ना, ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, व्हेन I1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फॉरवर्ड ट्रांसफर को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं एक बार देख लेता हूँ,
सॉरी ये है ना रिवर्स है आर, एक सेकंड, फॉरवर्ड नहीं है क्या, रिवर्स ट्रांसफर है, सॉरी इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर। अब रिवर्स क्यों बोलते हैं, रिवर्स का हिंदी में बोलेंगे तो उत्क्रम अंतरित है ना, ये क्या है उत्क्रम अंतरित। अब रिवर्स क्यों बोलते हैं, एक चीज इसको समझिए। नॉर्मली हम जब भी लब्धि लेते हैं, लब्धि मतलब कि उसको बोलते हैं गेन है ना, गेन जब हम लेते हैं तो गेन किस तरह से लेते हैं, गेन में हमेशा हम चीज करते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं, यही चीज है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्मली हम यहाँ से इस डिफाइन यानी कि रिवर्स और ये जो फॉरवर्ड इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये है आउटपुट अपॉन इनपुट किसी भी गेन को डिफाइन करते हैं। यानी कि मान लीजिए करंट गेन को डिफाइन करेंगे तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और अगर वोल्टेज को डिफाइन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वो क्या है, वो फॉरवर्ड यानी कि हम सीधे सीधा चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है इनपुट अपॉन आउटपुट, यानी कि इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसका उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम रिवर्स में लेते हैं, ठीक है। जब भी इनपुट अपॉन, देखिए जब भी ये हो कि इनपुट अपॉन आउटपुट लिखा मिलता है आपको कहीं पे भी, है ना, चाहे कोई सी भी हो, तो इनपुट अपॉन आउटपुट इसका मतलब कि ये क्या है, इसका रिवर्स है। नॉर्मली हम जो लेते हैं गेन वो क्या लेते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इनपुट अपॉन आउटपुट। इनपुट में क्या है, वोल्टेज और करंट, ये क्या ना भाई इनपुट अपॉन आउटपुट है ना, वोल्टेज क्या है इनपुट का, करंट क्या है आउटपुट की। तो जब इस तरह की केस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स। ये क्या है फॉरवर्ड और ये क्या है रिवर्स, ठीक है, फॉरवर्ड गेन और रिवर्स गेन, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसफर यानी कि क्योंकि हम दोनों को एक का इनपुट और एक का आउटपुट ले रहे हैं तो इसका मतलब ट्रांसफर, और क्या है इंपीडेंस, क्योंकि वोल्टेज अपॉन करंट क्या होती है, इंपीडेंस, ठीक है। तो इसे इसलिए बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। ये फॉरवर्ड नहीं, ये क्या है रिवर्स, ठीक है। और कहाँ से आए ये इक्वेशन, यहाँ से आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं डिफाइन करूंगा किसको, Z21 को, सॉरी Z21 को, तो Z21 को जब डिफाइन करूंगा तो क्या करेंगे, Z21 का मतलब क्या है, ये यहाँ से, तो ये करंट कितनी होनी चाहिए, 0। इसको आप इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I1, ठीक है। क्या हुआ, V2 अपॉन I1, और करंट कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल टू 0। अब आप वापस देखिए, ये आउटपुट का है, ये क्या है इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसका मतलब क्या हुआ फॉरवर्ड। तो इसको डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्या होगी, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, फॉरवर्ड ट्रांसफर और इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I2 इक्वल टू 0, व्हेन I2 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे समझ में, दिमाग में क्या रखना है, फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसका मतलब सीधा सीधा चल रहे हैं तो फॉरवर्ड है वो, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो इसको कह देंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, ये रहा, हाँ, ये हो जाएगा अग्र अंतरित प्रतिबाधा। फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस का मतलब क्या, अग्र अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है। अब हिंदी में थोड़ा सा क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा, तो आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, क्योंकि हम आगे जब ये एच पैरामीटर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी इसको जो एच पैरामीटर होगा ना ये वाला, है ना, इसको हम लिखेंगे Z21 वाले को, यानी सॉरी H21 वाले को जो लिखेंगे वो लिखेंगे उस R से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको R से डिनोट करेंगे और इसको F से डिनोट करेंगे, इसलिए आप फॉरवर्ड को दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए Z22 बड़ा सिंपल है, क्या है, ये 0 कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, V2 अपॉन I2 मिलेगा, ठीक है। V2 अपॉन I2 कब, जब I1 इक्वल टू कितना है 0। अब आप देखिए दोनों आउटपुट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है आउटपुट इम्पीडेंस है, ये क्या है आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट क्यों, क्योंकि करंट कितनी हो रही है 0। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये आपके पास टोटल जो है पैरामीटर है वो आ जाते हैं। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नाम याद रहे नहीं रहे उससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारा है नहीं, ठीक है। नाम अगर याद रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी ये जो चीज़ है ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे हमने फाइंड आउट करी है, ठीक है। ये सब लिख लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम के अंदर जो है ये बोलूँगा नहीं, ये लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हमारा जा रहा है ना, तो लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं सिर्फ आपको समझाने में, आप फटाफट उसको लिख लेना जब मैं बोलूँ वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया पैरामीटर। तो इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे लिख सकता हूँ, V1 इक्वल टू, इसको क्या लिखा था, ये हो जाएगा मेरे पास इनपुट, ठीक है, प्लस ये कौन सा था रिवर्स, ठीक है, V2, ये क्या था हमारे पास फॉरवर्ड, ठीक है, और ये क्या था आउटपुट। इनपुट इम्पीडेंस रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस
फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, और ओ का मतलब आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। दूसरी केस के अंदर यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो क्या होगा मेरा, I1 इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं क्योंकि अब क्या है हमारे पास y पैरामीटर है, तो y11, ठीक है, V1 प्लस y12 V2, ये हो जाएगा I2 y12, ठीक है, V1 प्लस y22 और V2। अब जस्ट इसका उल्टा है, उल्टा क्या है कि जब मैं डिफाइन करूंगा किसको, y11 को, तो इसका मतलब क्या होगा, y11 का मतलब है कि I1 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। अब जब वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब कौन सा है, ओपन सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, नहीं, ओपन सर्किट में करंट 0 होती है, तो इसका मतलब वोल्टेज किस में 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, करंट अपॉन वोल्टेज, तो इसका मतलब इसका उल्टा था, यह क्या था, वोल्टेज अपॉन करंट, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एडमिटेंस यानी कि प्रवेशिता, यानी कि जो रेसिप्रोकल है जेड का यानी कि प्रतिबाधा का जो रेसिप्रोकल है उसे हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं, यानी कि प्रवेशिता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो जैसे वहां लिखी थी, तो क्या हो गया, इनपुट एडमिटेंस, क्या होगा, इनपुट एडमिटेंस ऑफ, इनपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि V2 क्या है 0, एक लाइन में लिख देता हूं चलो इसके बारे में, ये हो जाएगा इनपुट एडमिटेंस, एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या है, शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। ठीक है, शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। देखो वोल्टेज 0 करने का मतलब है शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। ठीक है, ध्यान रखना, करंट 0 करने का मतलब ओपन सर्किट रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस आ गया, y12 देखेंगे, है ना हाँ, y12 में क्या हो जाएगा, ये 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन V2। ठीक है, व्हेन V1 इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए क्या हो रहा है, इनपुट अपॉन आउटपुट हो रहा है, तो इनपुट अपॉन आउटपुट क्या होता है, रिवर्स, इनपुट अपॉन आउटपुट क्या होता है, तो रिवर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स एडमिटेंस या ट्रांसफर एडमिटेंस, है ना, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लोगे क्या हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये कौन सा है, इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V1 इक्वल टू 0, लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, y12 के बाद 21, y21 में क्या होगा, 21 के अंदर है आपके पास I2 अपॉन V1। ठीक है, 21 में क्या है, I2 अपॉन V1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस, ट्रांसफर किस लिए आता है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट ले रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसफर ले रहे हैं वो ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगला 22 में क्या होगा, I2 अपॉन V2 व्हेन V1 इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे तो आपको y22 मिल जाएगा। अब y22 में क्या है, आउटपुट अपॉन आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट अपॉन आउटपुट मतलब आउटपुट एडमिटेंस, ये क्या है, आउटपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V1 इक्वल टू 0। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबने लिख लिया होगा, बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक लाइन लिख दी उसके बाद आप समझ गए इसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं Z पैरामीटर पे, सॉरी H पैरामीटर में। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, जो हमने नोटेशन ली उसके अकॉर्डिंग। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इनपुट V1 प्लस Y, ये क्या था, रिवर्स V2। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या था, फॉरवर्ड V1 प्लस ये क्या था, आउटपुट V2। सिमिलरली अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है, इस इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो इस इक्वेशन में ये बनेगा हमारे पास कि H पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो फिर से इसको क्या लिखते हैं, V1 इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ H11 I1 प्लस, अच्छा इसको इसमें लिख देता हूँ I1 प्लस H12 V2, फिर है I2 कैपिटल में लिखते हैं,
I2 इज इक्वल टू, ये क्या है, H21 I1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास H22 और V2। ठीक है, डिफाइन करिए। अब इसमें क्या है, मिक्सचर रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी, Z जो थी इम्पिडेंस, ये सारे के सारे Y क्या थे, एडमिटेंस। अब इसमें कुछ इम्पिडेंस होंगे, कुछ एडमिटेंस होंगे, कुछ वोल्टेज गेन होंगे, कुछ करंट गेन होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें रहेगी। अब देखते हैं क्या रहेगी। पहले केस में ये इक्वेशन मिलेगी जब V2 इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो V2 इक्वल टू 0 होते सबसे पहले क्या दिमाग में रखना, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, आगे ये क्या है, इनपुट अपॉन इनपुट, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। अब इनपुट में भी कौन सा है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट को हम क्या बोलते हैं, ओम। ओम किस में आता है, इस वाले केस में। जेड को हमने क्या बोला था, इंपिडेंस। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट इंपिडेंस। लिख लो इसको, इनपुट इंपिडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, इनपुट इंपिडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। लिख लिया होगा आपने। Z12 पे आ जाइए। Z12 क्या होगा, तो Z12 जो होगा वो होगा आपके V1 अपॉन V2। ठीक है, क्या होगा, V1 अपॉन V2 I1 इक्वल टू 0। अब V1 अपॉन V2 ये क्या है, वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज अपॉन वोल्टेज कर रहे हैं, वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन क्या लेते हैं, वोल्टेज गेन जो हम लेते हैं, यानी कि वोल्टेज लब्ध जो लेते हैं वो लेते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। और यहाँ क्या हो रहा है, क्या लेते हैं हम, आउटपुट अपॉन इनपुट लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स है। ठीक है, सर्किट कौन सा, ओपन या शॉर्ट, ये देखिए I0 इसका मतलब ओपन सर्किट। तो क्या लिखोगे, ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन। क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ ओपन सर्किट, रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I1 इक्वल टू 0, व्हेन I1 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट 2-1 में क्या होगा, I2 अपॉन I1 और व्हेन V2 इक्वल टू 0। तो V2 इक्वल टू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, करंट अपॉन करंट मतलब करंट गेन है, आउटपुट अपॉन इनपुट है मतलब सीधा सीधा है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन V2 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट H22 क्या होगा, इसको ले आइए। तो I2 अपॉन V2। ठीक है, I2 अपॉन V2 क्या 0 होगा, करंट 0 हो जाएगी, कौन सी, I1 वाली। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I2 अपॉन V2, तो इसका मतलब करंट अपॉन वोल्टेज। करंट अपॉन वोल्टेज क्या होती है, प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस होती है। ठीक है, करंट अपॉन वोल्टेज क्या होती है, एडमिटेंस होती है। तो ये क्या है हमारे पास, एडमिटेंस है। अब एडमिटेंस कब है, करंट कितनी है, 0। करंट 0 होने का मतलब ओपन सर्किट की। दूसरा 2/2 मतलब आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगी, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ ओपन सर्किट व्हेन I1 इक्वल टू 0, व्हेन I1 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया सब। तो सारे के सारे पैरामीटर मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए एक साथ। ठीक है, ये इसलिए एक साथ कराएं ताकि जो है कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप इनको एक साथ समझोगे तो कनेक्ट कर पाओगे, एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, ये क्या था हमारे पास, इनपुट। ठीक है, इनपुट। ये क्या था, रिवर्स, तो रिवर्स। I2 क्या होगा, ये क्या है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड। और ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास, और ये जो पैरामीटर है हमें ट्रांजिस्टर के टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो ये दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। तो सारे के सारे जो पैरामीटर है थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिए हैं। कब कौन सा जीरो करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात हम करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है मैं जेड पैरामीटर के आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा नॉर्मली, है ना, क्योंकि जेड पैरामीटर का न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जा सकता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल देख लेता हूँ कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं। आप एक बार इनको रिकॉल कर लीजिए फटाफट, तब तक मैं आपके ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये एक सर्किट है, उसको हमें कन्वर्ट करना, मिटा दूँ ना, आपने कर लिया होगा। वैसे अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लें, और अगर कोई चीज़ जो है आपको वापस रिपीट करनी है मुझे बोलने में, तो आप उसको क्या करें, रिपीट करके और लिख लें, क्योंकि इतना हमारे पास अब टाइम बचा नहीं है।
कि बार बार रिपीट कर सकें, और इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एक एक साथ 2-3 चीज़ें जो है वो करवा रहा हूँ, ठीक है। जेड पैरामीटर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है या पूछा गया है, तो मैं वो ले लेता हूँ, और इम्पोर्टेंट भी है जेड पैरामीटर फाइंड आउट करना। ये इस तरह से आपको कोई टी नेटवर्क गिवन होगा 1 2 2 2, सॉरी 1 1 होगा ना, इनपुट है इसलिए 1 1, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, ये 1 ओम, और ये गिवन है 1 ओम, और ये भी गिवन है 2 ओम, ठीक है। R1 R2 और R3 ये गिवन है आपको, ठीक है। अब ये पूछा गया कि इसके जेड पैरामीटर फाइंड आउट करने, तो आपको हो सकता है सिंपली आपको एक पैरामीटर पूछ ले ना, सारे के सारे पैरामीटर नहीं पूछे, और क्या कर ले, एक पैरामीटर जो है वो इसके बारे में पूछ ले, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, है ना, तो यहाँ जो वोल्टेज होगी इन दोनों के बीच में उसे हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज, यहाँ जो करंट फ्लो करेगी वो होगी हमारी I1। सिमिलरली इधर जो करंट फ्लो करेगी वो I2, और इनके बीच में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V2। यही है, जब जेड पैरामीटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि V1, है ना, V1 इज इक्वल टू, है ना, जेड पैरामीटर में क्या लिखते हैं, सॉरी करंट फ्लो नहीं, करंट इक्वल टू, है ना, करंट इक्वल टू नहीं, सॉरी वोल्टेज इक्वल टू, सही है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, Z11 I1 प्लस Z12 I2, ठीक है, ये लिखा था। सिमिलरली V2 क्या लिखा था, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये लिखा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने अभी जस्ट इसको किया ही है क्वेश्चन को। अब मुझे तीनों ये सारे पैरामीटर चाहिए, ठीक है। तो पहला पैरामीटर क्या है, Z11, तो Z11 क्या है, V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, I2 इक्वल टू 0, ये वाला केस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है I2 0 कब होगा, जब ये ओपन सर्किट होंगे, ठीक है। तो ओपन सर्किट होंगे इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, कितनी करंट फ्लो करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब सर्किट में सिर्फ कौन सा है, ये वाला टर्मिनल बचे, यानी इन दोनों टर्मिनल, ये इसका कोई मतलब ही नहीं, यानी कि ये हट गया। अब जब ये हट गया तो इसकी टोटल इंपीडेंस कितनी आ रही है, बताओ मुझे आप, कितनी आ रही है, ये आ रही है R1 प्लस R3। तो R1 प्लस R3 करोगे कितना होगा, 1 प्लस 2, है ना, 1 प्लस 2, तो Z11 कितना आ गया आपके पास, 3 ओम आ गया। समझ पा रहे मेरी बात को, करंट क्या होगी, आप ये सर्किट लोगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे इसमें, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ आपको ना समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम किरचॉफ लॉ को बहुत कर चुके हैं, मुझे लगता है कि इतना हम उसको सॉल्व कर चुके होंगे, आपने घर पे इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आप किरचॉफ लॉ डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इसके अंदर अगर मैं लगाऊंगा टोटल इसका, मैं अगर रेजिस्टेंस या इंपीडेंस फाइंड आउट करना चाहूँगा तो कितना होगा, ये दोनों का जोड़, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ यही सर्किट है, ठीक है। V आपको गिवन है, करंट आपको है, तो आप क्या करेंगे, V माइनस I1 माइनस 2 I1 को इधर लेंगे, 0 के बराबर करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ इस सर्किट का, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली आपको निकालना है Z12, है ना, 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0, ठीक है, V1 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए करंट इसमें 0, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है, करंट फ्लो कर ही नहीं रही है, ठीक है। इधर जो है आपकी करंट फ्लो कर रही है ना, इधर क्या है, आपकी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली हुआ कि V1 कौन सा होगा, मुझे बताओ V1 कौन सा होगा, V1 होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब यहाँ करंट नहीं है इसका मतलब इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको इन एंड पे देखना, इन एंड पे जाएंगे तो कहाँ होगा, ये इस पे, तो इस पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, V1 होगी, ठीक है। इस पे वोल्टेज कितनी होगी, V1 होगी, यहाँ से करंट आगे फ्लो कर रही है, वो कर ही रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, V1 अपॉन इसका, बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ठीक है। इस पे वोल्टेज कितनी होगी, आप देखो इस पे वोल्टेज मैं कितनी कह रहा हूँ, ये वोल्टेज जो है वो मेरी V1 है, और ये V1 किसके इक्वल है, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, V1 इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितनी है I2, करंट कितनी है I2, तो इसका मतलब V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना हुआ 2 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, Z12 जो है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 ओम के इक्वल हो जाएगा। आगे समझ में, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। देखो दिमाग में रखना, क्या जीरो है क्या नहीं है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ करंट क्या है, I2 जीरो है, I2 जीरो होने का मतलब ये क्या है, अपने उसमें पिक्चर में ही नहीं है, तो पिक्चर में क्या है, सिर्फ ये। तो यहाँ V1 अपॉन V2 था, इसलिए पूरा सर्किट लेना पड़ा, क्योंकि V1 जो है वो इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिंपली जब हमने I1 जीरो किया, I1 जीरो करके अब क्या ले रहे हैं, I1 जीरो करके V2 अपॉन I2 नहीं ले रहे हैं, V1 अपॉन I2 ले। तो V1 मतलब यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ कितना होगा, जितना वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि दोनों किसमें, पैरेलल में, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं, सर्किट में है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना है, V1, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट इसमें कितनी आ रही है, I2 आ रही है, तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ये वाला होगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Z21, Z21 क्या कह रहा है, Z21 कह रहा है V2 अपॉन I1, ठीक है, व्हेन I2 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब इस करंट को जीरो कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे सर्किट में है ही नहीं, ठीक है, ये हमारे सर्किट में है ही नहीं। वोल्टेज कौन सी लेनी है? V2। V2 का मतलब क्या है? V2 है इन दोनों के बीच में वोल्टेज। जब ये सर्किट में है ही नहीं, इसका मतलब V2 कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ होगी, ठीक है। यहाँ V2 होगी तो V2 यहाँ होगी, तो इसका मतलब V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें जो करंट फ्लो करेगी इंटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 इंटू करंट कितने फ्लो कर रही है इसमें? क्योंकि करंट I1 फ्लो कर रही है, करंट I1 फ्लो कर रही है तो ये I1 हो गया। तो Z21 क्या हो गया हमारे पास? V2 अपॉन I1 इज इक्वल टू कितना आया? 2 ओम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट करंट, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं हम? Z22 क्या है? V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। अब I1 को 0 कर दीजिए, ठीक है। तो I1 0 यानी यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लगा के बताऊंगे, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। V2 माइनस इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? R2 कितना है? 1 इंटू I2 माइनस इधर जाएंगे तो कितना होगा? 2 इंटू I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो V2 इक्वल टू कितना हो गया? 3I2। इसको यहाँ लेके आइए तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन I2 इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। कितना आ गया? 3 ओम, यानी कि इसका और इसका एडिशन। वैसे भी देख सकते हैं, जो मैंने डायरेक्ट किया था वो क्या किया था कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में टर्मिनल में, जब ये है ही नहीं इसके अंदर टर्मिनल में कितना रेजिस्टेंस हुआ? सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, तो आ गया वहाँ पे 3, ठीक है। तो जेड पैरामीटर का जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और जेड पैरामीटर को निकालना बड़ा आसान है। तीनों भी एक साथ पूछ सकते हैं, कोई बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी इसमें बहुत टाइम लगता नहीं है, ठीक है। कोई भी सर्किट है उसके लिए आप ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के जो है मैं आपको करीब करीब सारी चीज़ें इसकी करवा चुका हूँ ना। तो जेड पैरामीटर के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप किताब उठा के देखिए, उसके सॉल्यूशन करिए। कोई अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट में फोटो खींच के या व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं ना। जैसे ही मेरा वीडियो स्टार्ट होता है आपका मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे आप उसको भेज दीजिए, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड वो जो क्वेश्चन है उसको मैं बोर्ड पे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती है। तो कुल मिला के जो है मैं नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, चाहे पैरामीटर के हो या फिर थ्योरम के हो, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हम सेमीकंडक्टर में चले जाएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर मेनली जो है डायोड पे हम बेस्ड, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मेनली डायोड पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। और उस डायोड के अंदर जो है फिर डायोड के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग रेक्टिफायर में चले जाएंगे, और रेक्टिफायर वगैरह के क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज़्यादा आते हैं। रेक्टिफायर के सॉल्यूशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये दिमाग में रखना। उसकी जो डेरिवेशंस वगैरह है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कैसे क्या चीज़ मिलती है, हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमें उसमें याद रखने ज़्यादा ज़रूरी है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो भी हमारे पास एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज जो भी आती है, VRS में मान आता है, पीक वैल्यू आती है, वो सारी की सारी हमें याद रखनी है। बाकी जो चीज़ें कि न्यूमेरिकल में अगर बहुत सारी चीज़ें कुछ इंक्लूड रहती है तो उनको कैसे करना है वो मैं आपको कंसेप्ट जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेमीकंडक्टर पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।